रचयिता के इस कार्यक्रम नमस्कार। रचयिता के इस कार्यक्रम लेखक का संसार में आज हमारे साथ जुड़े हैं लेखक असगर वजाहत जी। सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। अमूमन बड़े लोगों का संबंध हमारी स्मृतियों से होता है। जब भी हम बड़े साहित्यकारों के बारे में जिक्र करते हैं तो अमूमन ये वो लोग होते हैं जिनका संबंध अतीत से होता है, क्योंकि वो हमारे समकालीन नहीं होते। बेहद कम साहित्यकार किसी भी समय में ऐसे होते हैं जो हमारे साथ, जिनको हम देखते भी हैं और जिनको पढ़ने का सौभाग्य और देखने का सौभाग्य हमें एक साथ मिलता है। हमारे दौर के हिंदी भाषा के एक ऐसे ही जीवंत लीजेंड असगर वजाहत जी है। लगभग 27 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें से ऐसी बमुश्किल ही कोई विधा होगी जिसमें असगर वजाहत जी ने नहीं लिखा। कहानियां, उसमें भी उनकी पर्याप्त कहानी संग्रह आए। उसके साथ लगभग 85 कहानियां उन्होंने लिखी और 85 कहानियों के नाम से एक पूरा संग्रह भी आ चुका है। लघु कथा संग्रह भी आ चुके हैं दो। 8 उन्होंने नाटक लिखे, नाटक प्रसिद्ध भी हुए जैसे कहानियां हुई। उसके साथ साथ लघु नाटिकाएं नामक विधा में भी उन्होंने अपने हाथ आजमाइश की और नुक्कड़ नाटक का भी उनका एक संग्रह आ चुका है। उसके अलावा 5 उपन्यास भी असगर वजाहत जी के प्रकाशित हो चुके हैं और 4 यात्रा वृतांत भी। उसके साथ साथ वो आलोचना इत्यादि में भी अपनी लेखनी लगातार चलाते रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य है कि आज असगर जी हमारे साथ जुड़े हैं। असगर साहित्य के आधिकारिक विद्वान और आलोचक। पल्लव के शब्दों में कहे तो उन्होंने अपने लिए जिस भी विधा को चुना वहां हमेशा पहले दर्जे की रचना संभव हुई, इसलिए भी उनका होना और ज्यादा विशेष है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले कुछ सवाल मेरे होंगे, उसके अलावा आप लोग भी जो प्रश्न पूछेंगे वो भी हम उनके सामने रखेंगे। सबसे पहला प्रश्न सर मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा, इतना विपुल साहित्य, इतनी सारी विधाएं, मतलब एक बहुत हैरत अंगेज लगता है जब भी किसी कोई नया पाठक अगर देखता है कि उपन्यास भी आपने लिखे वो भी चर्चित हुए, कहानियां भी आपने लिखी वो भी चर्चित हुई, आपके नाटक भी चर्चित हुए और आपके यात्रा वृतांतों ने भी खूब चर्चा बटोरी। एक रचनाकार के तौर पर कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा इतनी सारी अलग अलग विधाओं में लिखना और हर विधा में पहले दर्जे की रचना देना। पल्लव सर के शब्दों में कहा जाए तो पहले दर्जे की रचना। ये विधाओं का ये परिवर्तन एक रचनात्मकता के दृष्टिकोण से कितना चुनौतीपूर्ण होता है। देखिए, मुझे लगता है कि किताबों की संख्या, कितने समय तक किसी ने लिखा, तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या कोई उसने एक वाक्य लिखा है, क्या एक केवल एक वाक्य, जिस वाक्य को आप ये माने कि ये मौलिक वाक्य है और इस वाक्य ने भाषा और साहित्य में कुछ जोड़ा है ना। जी। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कोई एक ऐसा वाक्य लिखने की, लेकिन अभी तक नहीं लिख पाया, है ना। अभी तक लिख नहीं पाया, कोशिश जारी है। अब जहां तक ये होता है कि विधाओं की, विभिन्न विभागों का, तो देखिए विभिन्न विधाओं में लिखने की लेखक को एक तरह की ट्रेनिंग होती है शुरू में। आप जानते जी। हैं कि राही मासूम रजा जो है वो पूरे जीवन कभी कोई कहानी नहीं लिख पाए, है ना। मैं उनको क्योंकि निजी तौर पर जानता था, अलीगढ़ के में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ वो पीएचडी कर रहे थे उर्दू विभाग में। तो वो कहते थे कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कहानी लिखूं, लेकिन मैं कहानी नहीं लिख पाया, क्योंकि मैंने उपन्यास लिखने से लेखन की शुरुआत की थी, है ना। तो उनका जो पूरा माइंडसेट था वो उपन्यास लेखक का माइंडसेट बन गया था। आप शायद जानते होंगे कि वे दूसरे नाम से नाम बदलकर उर्दू में उपन्यास लिखा करते थे। उर्दू में एक सीरीज निकलती थी जासूसी दुनिया, और एक निकलती थी रूमानी दुनिया। तो रूमानी दुनिया के लिए वो शाहिद अख्तर के नाम से उपन्यास लिखते थे। तो वो लोकप्रिय किस्म के उपन्यास होते थे वो। और वो एक उपन्यास 125-150 पेज का होता था।
और राही साहब उसको एक रात में लिखते थे, रात में। और रात में लिखते थे, और लिखने का तरीका ये होता था, वो बताते थे कि वो लेट के लिखते हैं, लेट के लिखते हैं, लेट जाते हैं, और फिर जो है वो कलम और कागज के ऊपर उनका हाथ चलता रहता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने चूंकि शुरू में कहानी भी लिखी, उपन्यास भी ट्राई किया, यात्रा वृत्तांत लिखे, नाटक लिखे, तो ये सब काम मेरा एक साथ शुरू हुआ, एक साथ शुरू हुआ। इसलिए मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी कि मैंने तो एक ही विधा में शुरुआत की है और अब मैं दूसरी विधा में कैसे आऊं, है ना। तो मेरे जो विषय हैं, मेरे जो सब्जेक्ट हैं, वो बता देते हैं कि ये किस विधा में जाएंगे, है ना। तो कविता को छोड़कर जो काम मैंने अपने कवि मित्रों पर छोड़ दिया है, बाकी गद्य की तमाम विधाओं में मैंने आजमाया है हाथ, कविता में नहीं। क्योंकि मैं कविता को मानता हूँ कि कविता लिखना बहुत कठिन काम है, और कविता लिखना भी ऐसी कविता लिखना जो कि विश्व स्तर की कविता हो। कविता देखिए, साधारण कविता होगी तो उससे कोई बात नहीं बनती है, साधारण कविता कोई क्यों पढ़ेगा, है ना। तो स्तरीय कविता लिखना जो है वो एक बहुत बड़ा काम है। शायद वो प्रसाद जी ने कहा है ना, जयशंकर प्रसाद ने, कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है ना। किसी ने अनंत पुण्य किए होंगे तो उसको ये फल मिल रहा है कि वो कवि है ना। तो कवि होना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने कभी बहुत बड़ा होने की कोशिश नहीं की है कि भाई मैं कविता लिखूं, खराब कविता लिख जब पाऊंगा क्यों लिखूं, है ना। इससे अच्छा ये है कि अपना छुटपुट छुटपुट गद्दी लिखता रहूं। ये है मामला, है ना। जी। और आपने सर एक जी 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 हाँ। सर, आपने सर एक बात कही अपने इस जवाब में कि मेरी रचनाएं खुद ही बता देती हैं कि वो किस विधा में लिखी जाएंगी। हम्म। तो सर ये मतलब एक रचनाकार के तौर पर भले ही बहुत सहज बात हो, लेकिन एक पाठक के तौर पर और एक साहित्य के अध्येता के तौर पर ये बड़ी मतलब विस्मयजनक बात लगती है कि कैसे किसी रचना से रचनाकार को ये भान होता है कि उसे किस विधा में लिखा जाना चाहिए। तो सर देखो ये ये थोड़ा बहुत सा सरल मतलब है, ये बहुत बहुत सरल है, बहुत आसान है बात। जी इसको समझना बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर आप किसी बड़े व्यापक विषय पर जो लंबी अवधि तक चलने वाला है, जिसमें पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, जिसमें विवरण, घटनाएं, जीवन के विविध पक्षों पर जाकर उनका समीक्षा, विभिन्न जो कहना चाहिए कि सोच हैं, या जो अ, दर्शन है, उन मतलब जीवन की एक विशद व्याख्या अगर आप आपके सब्जेक्ट में आ रही है, तब तो निश्चित रूप से आपको उपन्यास लिखना पड़ेगा। आप उसको कहानी में या नाटक में मुश्किल से डाल पाएंगे, शायद नहीं डाल पाएंगे, है ना। तो इस तरह के विषय आपको ये बताते हैं कि आपको उपन्यास लिखना है। इसी जी तरह से नाटक के लिए है। नाटक में आप जानते हैं कि मैं मतलब पुराने किस्म के नाटक लिखता हूँ। तो इन नाटकों में एक तरह की नाटकीयता और एक तरह का विषय, एक कॉन्क्रीट, एक स्थूल विषय वस्तु होना बहुत जरूरी होता है। जब तो इस अगर किसी विषय में ये सब कुछ है तो उसके लिए नाटक लिखना बहुत अच्छा होता है। अगर आपका कोई छोटा सा अनुभव है या आप कोई बात ऐसी कहना चाहते हैं कि जो पिन पॉइंटेडली आए, छोटी बात ना हो, बात बड़ी हो, लेकिन ये है कि वो विस्तार न ले, बल्कि विस्तार लिए बिना वो आप कह पाए, तो उसके लिए आप कहानी लिख सकते हैं। और जब इन तीनों से आप ऊब जाएं, है ना, आपकी तबीयत उकता जाए, आपको लगे कि यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, तो फिर आप कथेतर साहित्य लिखिए।
जैसे कि आप संस्मरण लिखिए, डायरी लिखिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि संस्मरण और डायरी और कथेतर साहित्य लिखना दूसरे प्रकार के रचनात्मक साहित्य से ज्यादा चुनौती भरा होता है ना। देखिए, कहानी उतनी चुनौती भरी नहीं होती जितना चुनौती भरा कथेतर साहित्य होता है, क्योंकि जी कहानी को तो लेखक जो है वो एक तरह से समझ लेता है, पहले शुरू में थोड़ा बहुत समझ लेता है, एक रूपरेखा बना लेता है, उसके बाद लिखना शुरू करता है। तो उसका एक फॉर्मेट उसके दिमाग में होता है। लेकिन कथेतर साहित्य का उस तरह का फॉर्मेट बना पाना मुश्किल होता है, और वो लेखक के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उसको सच्चाई के निकट रहना है, जो यथार्थ है, जो हो चुका है उसके निकट रहना है, और उसके बाद उसमें कुछ ऐसी बात पैदा करनी है जो पाठक के लिए नई हो, रुचिकर हो, लेकिन वो कल्पना ना हो, है ना। तो क्या है कि ये ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो ये मेरे ख्याल से आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि विषय जो जी है वो ही निर्धारित करता है कि आपका फार्म जो है वो क्या हो। ये बात। जी सर। एक सर, मतलब एक कोई ऐसा, क्या कभी कोई ऐसा अनुभव रहा जब आपने किसी विषय को लेकर या किसी रचना को सोचोगे इसे तो मैं कहानी के रूप में लिखूंगा, किसी भी विधा के रूप में, लेकिन जब लिखने लगे तब महसूस हुआ कि इस रचना की विधा बदली जानी चाहिए? क्या सर ये लंबे इस लेखन काल में क्या कभी एक बार भी ऐसा हुआ? देखो, ये तो अक्सर हुआ कि जी मैंने किसी विषय पर सोचा कि नाटक लिखा जाना चाहिए, जी और वो नाटक नहीं बन पाया, है ना, नहीं हो पाया, जी नहीं लिख। कभी ये हुआ कि किसी विषय पर उपन्यास लिखना चाहिए, तो वो एक साधारण उपन्यास बन गया, है ना, तो वो मजा नहीं आया, है ना। तो ये तो हुआ है, लेकिन ये कम शायद नहीं हुआ कि आपने किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर हमने नाटक लिखने की शुरुआत की और फिर सोचा कि नहीं, इस पर तो कहानी हो जाएगी, है ना। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि किसी कोई भी विषय रचनाकार के पास कई साल रहता है, कई साल रहता है। तो जी विषय जो है ऐसा नहीं होता है कि वो अचानक लिख दिया गया, है ना। तो जब कई जी साल रहते हैं तो उसके बारे में सोचता रहता है रचनाकार, है ना, कि इस पक्ष से, इस पक्ष से, इस पक्ष से। और अगर वो विषय दिमाग से निकल जाता है तो मतलब ये होता है कि साधारण विषय है, आपके दिमाग में रुक नहीं पाया, है ना। अगर वो रुक जाता है, 1 साल रुक गया, 1.5 साल रुक गया, 2 साल रुक गया, 3 साल रुक गया, तो ये लगता है कि हाँ, इस विषय में कुछ जान है ना, तभी ये रुका है। जी अगर जान नहीं होती तो वो, जैसे आप आदमी से मिलते हैं, बहुत से जी लोगों को आप तत्काल भूल जाते हैं, बहुत से लोगों को आप याद रखते हैं। तो जी जिनमें जान आपको नहीं दिखाई देती है, आप सोचते हैं अरे इनको याद रखने से क्या फायदा, है ना। इसी तरह से विषय होते हैं। तो विषय चुनने में सावधानी बरती जाती है, समय लगता है, और इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि उस विषय पर जो लिखना चाहते हैं आप नहीं लिख सकते, नहीं लिख पाए, है ना। देखिए, हमारे एक कवि मित्र हैं, अंग्रेजी में कविताएं लिखते हैं, उनका नाम है जॉन ड्रू। तो जी उनका ये कहना है कि मेरी एक सफल कविता के पीछे कितनी असफल कविताएं हैं ये मेरे पाठक नहीं जानते, है ना। जी लेकिन ये तय है कि एक सफल रचना के पीछे बहुत सी असफल रचनाएं होती हैं, है ना। तो इसका जी मतलब ये है कि कोई लिखने वाला अगर असफल हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है कोई, क्योंकि बड़े से बड़ा लेखक भी हर रचना बहुत बड़ी नहीं लिख पाता है, हर रचना श्रेष्ठ नहीं हो पाती है ना। जी तो ये संबंध है विषय विषय का और फार्म का, है ना, ये संबंध जी है। जी।
एक सर, जैसा आपने कहा, एक ऐसी ही बात ध्यान आई। केदारनाथ सिंह ने भी एक बार कहा था कि मैं अपनी कविताओं को लिख के छोड़ देता हूँ, किसी डायरी के पन्नों में वो कविता कई सालों तक दर्ज रहती है। उसके बाद फिर उस कविता को देखता हूँ, उसमें कुछ घटाता बढ़ाता हूँ, और तब लगता है कि कविता कितनी पकी है, और उसके बाद उसे प्रकाशित करवाता हूँ। तो ठीक, ये भी कुछ रचनाकारों के अपने कुछ अनुभव साम्यता होती है, या कह सकते हैं विशेष रचनाकारों की कुछ अनुभव साम्यता होती है। आगे सर हम बढ़ते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपकी पहली कहानी उर्दू भाषा में आई थी, जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस समय आपने उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर आपको लगा, क्योंकि उस समय में उर्दू के साहित्य में अलीगढ़ में कई सारे बड़े रचनाकार लिख रहे थे, तो आपको लगा कि हिंदी भाषा में भी लिखना चाहिए। तो वो शुरुआती सफर सर कैसा रहा, उर्दू भाषा में शुरू करने से हिंदी भाषा में आने का? देखिए, ऐसा रहा कि दो बातें होती हैं हुई। एक तो ये है कि जरूर मैंने पहली कहानी उर्दू में लिखी है ना, और जी। वो उर्दू में छपी। जी। इसके बाद अलीगढ़ में एक उस समय रिसर्च स्कॉलर जो बाद में प्रोफेसर हो गए और समीक्षक भी हुए, बड़े समीक्षक हुए, प्रोफेसर केपी सिंह। ये केपी सिंह साहब हमारे समय में रिसर्च कर रहे थे, है ना, हिंदी में। और राही मासूम रजा के ये बड़े घनिष्ठ मित्र थे। राही साहब ने अपना उपन्यास आधा गांव इन्हीं को समर्पित किया है ना। जी। तो इनसे मेरी दोस्ती या मित्रता हुई, और इन्होंने मुझसे कहा कि तुमने ये उर्दू में लिखी है, इसको तुम हिंदी में कर दो, है ना। तो हिंदी में कर दोगे तो मैं हिंदी में छपवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने हिंदी में कर दी। अच्छा, आप जानते हैं कि उर्दू में कम पत्रिकाएं थी और अभी भी कम हैं। और दूसरी बात ये थी कि उर्दू का जो पूरा का पूरा वातावरण था अलीगढ़ का, तो उसमें कुछ इस तरह के भी लोग थे कि जो परफेक्शनिस्ट और बड़े शुद्धतावादी और एक तरह से आदर्शवादी थे, और वो ये आशा करते थे कि आप लिखते ही जो है वो बहुत बड़े लेखक बन जाएं, है ना। जबकि जी। उसकी तुलना में हिंदी का जो वातावरण था वो काफी सहज था, है ना। और मैंने जो है उर्दू पढ़ी नहीं थी प्रॉपरली। मैं हिंदी हिंदी हाई स्कूल मैंने हिंदी से किया था, है ना। उर्दू में ठीक से जानता नहीं था। उर्दू लिखना भी मेरे लिए दिक्कत की बात थी, लिपि। तो ये इन सब कुल बातों का असर ये हुआ कि मैंने सोचा है कि बजाय उर्दू में लिखने के, अच्छा, फिर हिंदी का पाठक वर्ग भी बड़ा था, है ना, उर्दू की जी। तुलना में। अच्छा, फिर ये भी ये एक बहस थी कि लिपि भाषा नहीं होती है ना। जी। आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, और वो जिस भाषा को आप उर्दू हिंदी जो कहे हिंदुस्तानी होगी वो, है ना, जैसी चाहेंगे वैसी हो जाएगी। आप देवनागरी लिपि में आप अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, है ना। तो जब जी। आप देवनागरी लिपि में अंग्रेजी लिख सकते हैं तो आप उर्दू क्यों नहीं लिख सकते, है ना। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर हिंदी में लिखना शुरू किया मैंने। और पहली कहानी के बाद की तमाम कहानियां जो हैं वो फिर नागरी लिपि में ही लिखी, लेकिन भाषा के साथ कोई समझौता नहीं किया। जिस भाषा में जो कहानी मैं लिखना चाहता था, मेरा पात्र जो बोलता था वही मैंने लिखा। उसमें मैंने ये नहीं किया कि उसका मैं हिंदीकरण करूं या मैं उर्दूकरण करूं, वगैरह वगैरह। ये है। जी सर, आपकी पहली कहानी 1964 में आई थी सर, जहां तक मुझे ध्यान है। ये वो समय था जब साहित्यिक जगत में नई कहानी आंदोलन पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुका था। हालांकि उसके बाद दूसरे कहानी आंदोलन भी आ गए थे तब तक, लेकिन तब भी नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकारों, संपादकों का विशेष दबदबा था। एक आपके एक साक्षात्कार में मैंने पढ़ा कि आपने धर्मवीर भारती जी को कोई कहानी भेजी थी प्रकाशित करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहकर उस कहानी को लौटा दिया कि कहानी आज के दौर के हिसाब से असंबद्ध है। तो एक ऐसे दौर में सर, जब एक विशेष प्रकार की कहानियां लिखी जा रही थी, ऐसे में आपने अपनी तरह से
रचनाएं, उस लीक से हटकर रचनाएं, कहानियां लिखने की कोशिश की, तो क्या वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा? शुरू में संपादकों के देखिए द्वारा खारिज देखिए किए जाने का सामना करना पड़ा, ऐसे कुछ अनुभव रहे? देखिए ऐसा है कि जी। धर्मवीर भारती वाली बात कुछ ऐसी है जी। कि मैंने एक कहानी लिखी जो कि एक बूढ़े दंपत्ति के जी। संबंधों की नहीं, बल्कि उनके घर से उनके प्रेम की कहानी थी, है ना। एक पेड़ कहानी को वो चलती ये लगातार थी, देखते रहते हैं उस हाँ, कहानी में। कि उन्होंने जी। जो अपना घर बेचा था, तो घर जी। आंगन में एक दीवार उठ गई थी और एक नींबू का पेड़ था जो उधर चला गया था, जो उन्होंने बेच दिया था, जी। है जी। ना। जी। तो ये जी। उस पेड़ के बारे में बात करते रहते हैं, क्या उसमें फूल आ गए, है ना, अब उसमें जी। सुगंध आ रही है, लेकिन वो सब दीवार के उधर है ना। जी। तो ये कहानी भारती जी ने छापी, है ना, जी। और इसकी जी। बड़ी प्रशंसा की उन्होंने कहानी की। जी। लेकिन दूसरी कहानी मैंने भेजी जिसमें कि ऐसे कोई संबंधों की कहानी नहीं थी, उसमें वो एक सामाजिक यथार्थ की कहानी थी, है ना। जी। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि उस कहानी में पहली कहानी जैसी गंध कहाँ है, पहली कहानी जैसा जो है संगीत कहाँ है, पहली कहानी जैसी तरलता कहाँ है, पारदर्शिता कहाँ है पहली कहानी जैसी, वगैरह वगैरह, ऐसा उन्होंने लिखा और नहीं छापी, है ना। तो उसका ये हुआ, उसके मैं समझ गया कि ये विशेष प्रकार की कहानियों को छापते हैं, और अगर कहानियां उससे थोड़ी अलग होती हैं तो फिर ये नहीं छापते। कोई बात नहीं है, संपादक का अपनी अपनी चॉइस होती है, क्या छापेगा क्या नहीं, वो क्या नहीं छापेगा। ये तो हो गया धर्मवीर भारती वाला प्रसंग। जी। अब आप देखिए कि मैंने जब लिखना शुरू किया तो ये ये नई कहानी के उतार का दौर था, है ना। जी। और दो कहानीकार जो है नई कहानी के, वो बहुत मतलब स्वीकार्य हो रहे थे, किए जा रहे थे। उसमें एक थे निर्मल वर्मा और एक थे रेणु, है ना। जी। बाकी कहानीकारों ने जो राजेंद्र यादव और मोहन राकेश और कमलेश्वर थे, तो ये जरूर अ, मतलब बातचीत में तो इनकी चर्चा थी, लेकिन वास्तव में एक अच्छे बड़े कहानीकार के रूप में अमरकांत और रेणु और इन 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 लोगों की बात, ये लोग ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण माने जाते थे। और साठोत्तरी की कहानी जो है वो बिल्कुल अलग कहानी थी, आप जानते हैं। जी। साठोत्तरी में उस जमाने में जो लोग लिख रहे थे, तो वो जी। एक तरह की जैसे ने परवर्जन, है ना, सेक्स और मूल्यहीनता और मोहभंग और अनैतिकता को स्थापित करना, संबंधों को बिल्कुल तोड़ देना, है ना। और इस तरह का रुझान पूरा उन कहानियों का था। और ये जितने भी कहानीकार नई कहानी, अरे साठोत्तरी के थे, काशीनाथ सिंह भी और ज्ञान रंजन भी और वेदनाथ काफी सिंह, कहानीकार रविंद्र थे। नालिया। हाँ, जी। सब इसी तरह का लिखा करते थे। लेकिन जी। धीरे धीरे क्या हो रहा था कि लेखक और पाठक इस तरह की कहानियों से ऊब रहे थे, क्योंकि क्या था कि जिस तरह के समाज में वो रह रहे थे और जो उनका यथार्थ था, वो इन कहानियों में कहीं नजर नहीं आता था। आता था कि हाँ, एक यंग एंग्री यंग मैन टाइप, वो जो जैसे जैसे फिल्मों में आया ना बाद में, वैसे इन कहानियों में था। वो जो मन में आता है करता है, जो मन में आता है बोलता है, वो अ, भाषा के प्रति, संबंधों के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति कुछ उसके मन में किसी प्रकार की वो नहीं है भावनाएं, या अच्छी भावनाएं नहीं है, वगैरह वगैरह। मतलब एक जो भूखी पीढ़ी वाला भी कुछ उसके ऊपर प्रभाव था, है ना। तो इनसे ऊब करके कुछ लोगों की कहानियों में नई कहानी, साठोत्तरी कहानी में परिवर्तन आने शुरू हुए।
जैसे मान लीजिए कि काशीनाथ सिंह की कहानियों में, है ना, ज्ञान जी रंजन की कहानियों में, दूधनाथ सिंह की कहानियों में, ये थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ, यानी वो साठोत्तरी की मेन स्ट्रीम से हटने लगे, है ना। जी तो ये साठोत्तरी की मेन स्ट्रीम से हटने के बाद ही का दौर था कि जब हम लोगों ने कहानी लिखना शुरू की, मतलब स्वयं प्रकाश ने, मैंने, है ना, हम लोगों ने लिखना शुरू जी किया। जी जी तो हमने उस कहानी को कोशिश की कि जो कहानी साठोत्तरी की मुख्य धारा की कहानी है, उस कहानी से अलग हम हों, है ना, हम उस धारा में न चले जाएं। तो इस तरह से जनवादी कहानी, या आप कह सकते हो कि एक प्रकार की समाजोन्मुखी कहानी, एक प्रकार की ऐसी कहानी के जो सामाजिकता और समाज के मुद्दों से जुड़ी हुई है, उस तरह की कहानी लिखने की फिर शुरुआत हुई। तो हम लोगों की कोशिश थी कि कहानी को हम फिर से लाइन पर लाएं, है ना, फिर से लाइन पे लाएं। ये लाइन जो है वो नई कहानी के कुछ लोगों, कुछ कहानीकारों और साठोत्तरी कहानी के कुछ कहानीकारों का एक प्रकार से एक मिली जुली लाइन थी, है ना, जिसके ऊपर हम लोग कहानी को ला रहे थे, लाए, कहानी को लाए। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो मैंने जब लिखना शुरू किया, तो ये वातावरण था और इस तरह से कोशिश हुई कहानी लिखने की। जी जी। लगभग 85 कहानियां लगभग सर आपने लिखी। और बहुत ज्यादा सारी है, कहानियां। 85 तो एक है वो, दो संग्रह उसके बाद भी आए हैं, तो आप 85, मतलब, और अभी मैं लिखूंगा भी, तो अभी तो कुछ गुंजाइश छोड़िए थोड़ी बहुत, नहीं है नहीं ना। सर, बहुत गुंजाइश है अभी तो सर उनमें से बहुत सारी कहानियों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन एक कहानी पे मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। कारण हमारा अपना दौर है। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। उम्मीदें भी घर वालों की बढ़ रही है। और बढ़ती हुई उम्मीदों के बीच ऐसे लोग जो बड़े बड़े सपने लेकर, या हम ही लोग जिनसे घर वाले बहुत बड़े सपने देखते हैं, हम लोग भी बड़े सपने देखते हैं लेकिन उतनी बड़ी सफलताएं नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे कहें कि कम सफल लोगों के पक्ष में एक कहानी लिखी अपने, केक, जो काफी चर्चित हुई। लोगों ने काफी तारीफ भी की। कि आज के समय में सर आप अपनी उस कहानी को, इस कहानी के पात्रों को किस तरह देखते हैं? कि आपको नहीं लगता कि आज वो कहानी और ज्यादा प्रासंगिक हो गई है बरक्स उस समय के जब वो लिखी गई थी? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जब कोई समाज अपने लोगों को एक तरह की निरर्थक मशीन में बदल देता है, और जी उनको ये लगता है कि हमारा पूरा जीवन जो है वो एक, जिसे कहना चाहिए कि निष्प्राण और एक यांत्रिक और एक त्रासदिक, एक दुखदाई अनुभव में बदल गया है, तब उनको कैसा लगता होगा ये कि कहानी का एक मुख्य विषय रहा है, जो निश्चित रूप से आजकल आप देखते हैं कि उसका और भयानक रूप आपको दिखाई देता है ना। तो ये जैसा आपने कहा है कि ये कहानी अब आज ज्यादा प्रासंगिक है, आज ज्यादा ये समाज से जुड़ जाती है, तो निश्चित रूप से वो सही है कि गरीबी आपको कितना, जिसे कहना चाहिए कि निर्मम बना देती है। गरीबी आपको, आपके अंदर से बहुत सी कोमल भावनाओं को निकाल देती है। तो इस कहानी के भी जो मुख्य पात्र हैं, उनके अंदर से कोमल भावनाएं जो है सब निकली हुई हैं। वो कुछ गुस्सीले भी हैं, कुछ वो अ, कटु भाषा बोलते हैं, किसी से उनके कोई बहुत आत्मीयता नहीं है, और जो आत्मीयता उनकी है वो सब अतीत से है। जब वो याद करते हैं पुराने दिनों को, तो वो पुराने दिन ही उनको सहारा देते हैं। तो एक अच्छी जिंदगी का सपना देखने वाला आदमी जब एक इस तरह के जीवन में फंस जाता है, तो उसकी त्रासदी की वो कहानी है, जो आज मेरे ख्याल से, आज जब बेरोजगारी और एक अमानवीय शोषण जो है वो और बढ़ गया है और ज्यादा तेज हो गया है, तो वो ज्यादा प्रासंगिक हो गई है ये बात।
जी। और बताओ भाई। एक हाँ। उपन्यास सर जो बहुत चर्चित रहा था आपका, सात आसमान हाँ। उपन्यास। जब मैं शुरू शुरू में दिल्ली आया और शुरू शुरू में दाखिला लिया, तो सबसे पहले मैंने आपकी कोई रचना पढ़ी थी, तो वो सात आसमान था। अच्छा सात अच्छा। आसमान थी, और सात आसमान पढ़ के 7 दिनों तक मैं एकदम स्तब्ध रहा, क्योंकि कभी हाँ। लखनऊ या फिर एकदम जो सामंत शाही से जुड़े हुए लोग थे, उनका किस तरीके से पतन हुआ है, कभी आंखों देखा भी नहीं था, और ये अनुभव की चीज भी नहीं थी, कभी सुना भी नहीं था, लेकिन उस उपन्यास में बड़े करीने से ये चीज आती है। तो सात आसमान के उस तरह सामंत शाही से जुड़े लोगों का पतन तो आज हम नहीं देख रहे, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जिनको देखकर लगता है कि एक पुराना जो समय था, उस समय के आखिरी खंडर इन लोगों में बचे हुए हैं। तो क्या सर उन लोगों पर, या इस उस तरह बदलते हुए समय में जो लोग खुद की प्रासंगिकता को ढूंढ रहे हैं, या पुराने मूल्यों से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि वो अप्रासंगिक होते चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों को लेकर सब, या ऐसे वर्गों को लेकर अब आपको क्या लगता है? मतलब अभी भी कोई रचना लिखने की सर उम्मीद है? जैसे उन उस एक वर्ग जो शामन शाही से जुड़ा हुआ वर्ग था, उसके पतन के बाद उन लोगों की कैसी स्थिति, उसको लेकर आपने लिखा, क्या अभी भी सर ऐसा कोई वर्ग आपकी नजर में है, या कोई ऐसी नए उपन्यास की संभावना बन रही है? देखो ऐसा है कि आ, रचना जो है वो अपने समय से उसका संबंध जो है वो गहरा होता है ना। जी। जी। और ये इस उपन्यास में आप ये समझ लो कि जो समय है, समय जो है वो इसका नायक है ना। जी। और समय को ही प्रमुख रूप से सामने लाया गया है। पात्र जो हैं वो समय के अधीन है ना, वो समय के तहत काम कर रहे हैं, समय के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। और इस उपन्यास में फॉर्मेट भी उपन्यास का नहीं है, बल्कि एक तरह से विवरण है, डिस्क्रिप्शन है। आप खोजबीन कह जैसा सकते लगता है हो। सर। हम्म, आप ये कह सकते हो, क्योंकि मैं एक अनुभव मुझे और हुआ था ये उपन्यास लिखते हुए, कि जी। कभी आप अपनी विषय वस्तु को अगर किसी फॉर्म में ढालते हैं तो उसकी प्रामाणिकता कम होती है ना। अगर आपका अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है, या बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए कि प्योरिटी है, उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, और आपने उसको किसी फॉर्मेट में ढाल दिया, है ना, फिक्शन में ढाल दिया आपने उसको, आपने उसमें नाटक में ढाल दिया, तो उसकी प्रामाणिकता जो है, उसकी जो इंटेंसिटी है कम हो जाती है। ये बहुत मजेदार बात है ना। जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि उपन्यास का जो फॉर्मेट बना हुआ है उसमें मैं ये उपन्यास न लिखूं, बल्कि इस रूप में लिखूं कि एक सच्चाई है, एक यथार्थ ही सामने लाया जा रहा है ना, उसमें कोई कला नहीं जोड़ी जा रही। तो आप देखिएगा कि उपन्यास की भाषा में कोई कलात्मकता नहीं है ना, वो जानबूझ के नहीं रखी गई, क्योंकि जैसे ही आप भाषा को कलात्मक बनाएंगे तो जो सच्चाई है वो दब जाएगी, है ना। भाषा को तो लोग एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो भाषा के पीछे की जो सच्चाई है उसको नहीं एंजॉय करेंगे, वो आपको लगेगा अरे ये तो बनावटी। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रकृति का विवरण दे दिया, आपने किसी मनुष्य के मनोभावों का बड़ा विस्तार से चित्रण कर दिया, तो ये सब चीजें जो हैं वो सिद्ध करती हैं कि ये आप उस यथार्थ के ऊपर फर्दर उसको इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, जी। उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो वो नहीं होना चाहिए, तो वो इस उपन्यास में तो बिल्कुल नहीं किया। और ये जाहिर सी बात है कि देखिए, सामंती समाज का जो पतन है, और खास तौर से मुस्लिम सामंती समाज का जो पतन है, वो इसकी विशेषता है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या है कि वो जो सामंती समाज है वो बदल रहा है मध्यम वर्ग में, है ना, वो मध्यम वर्ग में जा रहा है। तो मध्यम वर्ग में जाने की जो प्रक्रिया है उसकी वो बड़ी
मतलब ये है कि कष्ट देने वाली है, एक एक वो आ, तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसका कैरेक्टर बदल रहा है ना। वो सामंती से, या ये कि समझिए आप कि वो जो जमींदारी व्यवस्था रही है, जमींदारी व्यवस्था से वो परिवार बदल रहा है मध्यम वर्ग में नौकरी पेशा, है ना। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के जो शिकार हैं, है ना, जो लोग इसके शिकार हैं, शिकार कौन है कि जो वहां रह गए हैं गांव में या जो कस्बों में रह गए हैं, वहां उनके लिए कोई जीवन अब बचा नहीं है, क्योंकि और जमींदारी रही नहीं है, पैसा रहा नहीं है। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाए रखने की। और जो परिवार का ढांचा है वो टूट चुका है। पहली बार ये हो रहा है कि परिवार का कोई सदस्य रोजगार की तलाश में कहीं बाहर जा रहा है ना। जी जी तो जो बाहर जा रहा है तो उसके बाहर जाने का जो दुख है, वो पहली बार ये पीढ़ी अनुभव कर रही है। इससे पहले कभी ये दुख अनुभव नहीं किया गया, है ना, क्योंकि लोग गए नहीं बाहर, सभी का रोजगार जो था वो वही वही उनको मिलता रहा। तो इस प्रकार से ये उपन्यास जो है वो एक जमींदारी टूटने और जमींदारी समाज के मध्यम वर्ग में परिवर्तित होने की कहानी प्रकार से है, जिसमें कि ह्यूमन रिलेशंस भी हैं, जिसमें कि वो और भी चीजें हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, अब हमारा समाज उस स्थिति से आगे निकल गया है। यानी वो उपन्यास जो है वो लिखा गया सन 50-60 के बैकग्राउंड में, 1960 और 70 का, 70 तक कह सकते हैं आप। लेकिन अब वो प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। जो उस प्रक्रिया को पूरा होना था वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इसलिए अब इसी तरह का तो कोई और चीज लिखना मुश्किल है ना। अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जो पिछले अनुभव हैं इस तरह के, उनके ऊपर कोई चीज आप लिखें, तो वो भी उस रूप में संभव नहीं है जिस रूप में सात आसमान लिखा गया है ना, दूसरे रूप में हो सकते हैं। जी इसके बाद जो मैंने सात आसमान के बाद जो उपन्यास त्रयी मैंने लिखी है, वो एक जी दूसरी चीज है। उसमें तो दूसरी चीजें आती हैं। तो इस तरह से ये विषय जो है, कम से कम मेरे लिए सात आसमान का जो विषय है वो मेरे लिए पर्याप्त है। और जो बाकरगंज के सैयद मैंने ले लिखा आख्यान, तो जी जी उसका रूप दूसरा है। वो कुछ दूसरे तरह की चीज है ना ये। जी। हाँ ये सर आख्यान जैसे एक बिल्कुल नया नई ये एक नया कहे कि इसको साहित्यिक विधा के रूप में सामने आता है आख्यान। हाँ तो हाँ। अभी सर मुझे लगता है कि आलोचकों के लिए भी शायद एक दुविधा की स्थिति रही होगी कि इस विधा को क्या कहा जाए। तो ये विधा का जो जैसे इसको आख्यान जो कहा गया वो आपने ही सर्वप्रथम कहा था या कुछ आलोचकों ने इसका ऐसा कहा या प्रकाशक ने किताब के साथ ये एक विधा के रूप में इसको खुद से ही प्रमाणित किया। देखिए, मेरे ख्याल से तो मतलब और लोगों ने भी इसको कहा है या सोचा है इसके बारे में। जी क्योंकि क्या है चीज ये, जो उपन्यास नहीं है, यानी कथा वस्तु जी उसमें ऐसी नहीं है। न उपन्यास के टूल इस्तेमाल किए गए हैं, है ना। जी उपन्यास के जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। पात्रों को भी लेकर के जिस तरह से उपन्यास में लेखक करता है वो नहीं किया गया है। जी इसमें भी ऐसा है कि समय है, समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि समय और समाज के ऊपर जिस तरह से देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, रखा जा रहा है चीजों को, वो एक नए तरह के विश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण मैं जी आपको दूंगा। उदाहरण मैं दूंगा कि 1857 के हमारे नायक, एक नायक बहादुर शाह जफर, है ना। जी उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली, उनको जीवन दान मिल गया, वो चले गए, उन्होंने बाकी जीवन अपना रंगभूमि में काट दिया।
है ना। जी दूसरी ओर एक अंग्रेज था, लखनऊ की रेजिडेंसी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी उसकी। सुरक्षा का काम निभाते हुए उसको तोप का गोला लगा, वो घायल हुआ, और वो मरने से पहले उसने कहा कि मुझे यहाँ दफन कर देना जहां मैं गिरा हूं, और मेरी कब्र पर ये लिख देना कि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मारा गया। उसका जो काम था जी कर रहा था, काम काम करते हुए मारा गया। तो अब मैंने इस आख्यान में ये बात टिप्पणी इस तरह की है कि बहादुर शाह जफर की कब्र पर क्या लिखा होगा, है ना। क्या वो अपने जी जी कर्तव्य को निर्वाह करते हुए मारे गए, है ना, या उनका कर्तव्य क्या था, क्या नहीं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको एक नई तरह से 1857 के विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती हैं कि आप उसके बारे में सोचें, है ना। इसी तरह का एक प्रसंग है कि ये कहा जाता है कि औरंगजेब जो है वो कुरान शरीफ रोज पढ़ता था, है ना। जी जी तो आख्यान में ये है कि कौन सा कुरान शरीफ पढ़ता था वो, कौन सा कुरान शरीफ पढ़ता था। अगर वो वही कुरान शरीफ पढ़ता था जिसे लोग मानते हैं जो है, तो उसने फिर अपने भाइयों की हत्या करवाई, है ना, अपने पिता को दुख दिया, लोगों को सताया उसने, पूरा जीवन युद्ध में बीता। तो क्या ये कुरान शरीफ रोज पढ़ने के कारण हुआ, या किस रूप में उसने पढ़ा कुरान शरीफ, है ना। या जी वो सिर्फ कहता रहा कि मैं पढ़ रहा हूं, या वास्तव में पढ़ा, क्या चीज क्या हुआ, है ना। तो क्या है कि ये जो आख्यान है, ये आख्यान कुछ आपको मूल समस्याओं, मूल मुद्दों, इतिहास के पुनर्लेखन, पुनर्विश्लेषण की जी प्रेरणा देते हैं, उसको समझने की एक आपको दृष्टि देने की कोशिश करते हैं। और इसमें जीवन एक ऐसे रूप में आता है कि जो बह रहा है, जो जो जी मतलब काल की सीमाओं से बाहर है ना। हर हर पीढ़ी के लोग हैं, हर पीढ़ी का अपना अलग चुनौतियां हैं, हर पीढ़ी का अलग मनोविज्ञान है, हर पीढ़ी के अलग प्रेम संबंध हैं, हर पीढ़ी के लिए अलग अलग टारगेट हैं, चुनौतियां हैं। तो इस तरह से एक बहते हुए जीवन को समझने की कोशिश है जो बह रहा है। उसमें कहानी पर कोई जोर नहीं दिया गया, उसमें पात्रों के विश्लेषण पर कोई जोर नहीं दिया गया है, उसमें कोई उपन्यास का कोई टूल इस्तेमाल नहीं किया गया है। और लेकिन उसके साथ साथ वो रोचक है, जब आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें मजा आ रहा है पढ़ने में, हमको मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। तो वो जी मजेदारी बनाए रखना है, और उसके साथ साथ जो है ये लिखना है। तो आप जानते हैं कि उपन्यास के फॉर्मेट में तो लेखक ये तय कर लेता है कि हाँ, यहाँ हमको जिज्ञासा उत्पन्न करानी है, इस जिज्ञासा के बाद हमको यहाँ आगे बढ़ना है, यहाँ हमको द्वंद डालना है ताकि पाठक पढ़ता रहे, उसको रुचि बनी रहे उसकी, है ना। लेकिन आख्यान में ये सब बातें जो हैं वो इस रूप में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये चुनौती होती है कि लोग पढ़ें, तो उसको पठनीय बनाना जो है वो अपने आप में एक कठिन काम होता है। ये बात ठीक है जी भाई। जी एक चलो भाई, और कहानी उपन्यास पर सर बहुत बात हो गई। अब बात करते हैं एक ऐसी विधा जिस पर आपने काफी लिखा और लोगों ने पसंद भी किया, नाटक। जब शुरू में सर बहुत चर्चित नाटक रहा आपका, जिन लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। जब शुरू में इस नाटक के मंचन की बात हुई तो बड़े खराब ढंग के कयास लगाए गए, और ये माना गया कि मंचन मतलब हबीब तनवीर ने, जहां तक मुझे ध्यान है, पहली बार इसके मंचन का वो किया था। तो ये कहा गया कि ये उनके कैरियर के लिए भी बहुत खराब साबित होगा। लेकिन फिर इसका बड़ा सफल मंचन हुआ और लोगों के लिए बहुत अप्रत्याशित था।
बहुत उनको इससे प्रेरणा भी मिली और बहुत अलग भी लगा। फिर उसके बाद सर लगातार इस नाटक का जगह जगह पर इस नाटक की प्रदर्शनी, उसका मंचन हुआ, अलग अलग निर्देशकों के साथ इसका मंचन किया गया। तो सर अक्सर ये देखा गया कि जब भी रचनाकार, जैसे कहानी का रंगमंच करके भी बड़ी फेमस जो किताब है, उसमें भी रचनाकारों ने अपने अनुभव लिखे। या ये देखा भी गया कि एक कहानीकार या जब रचनाकार या कोई नाटककार भी होता है, तो उसकी एक अपनी परिकल्पना होती है। फिर जब निर्देशक उस नाटक के साथ जुड़ता है, उसका मंचन करने लगता है, उसमें कुछ परिवर्तन चाहता है। कई बार इसमें लेखक यानी रचनाकार, नाटककार और निर्देशक के बीच में तनाव की स्थिति भी पैदा होती है। तो क्या कभी आपके पूरे नाटककार होने की आपका जो पूरा सफर रहा, उसमें आपके विभिन्न नाटकों का विभिन्न विभिन्न निर्देशकों ने अलग अलग जगहों पर मंचन किया, अलग अलग ढंग से मंचन किया, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ जहां पर एक तनाव की स्थिति पैदा हुई हो, आपके रचनात्मक मत और नाटक का ये निर्देशक के रचनात्मक मत अलग अलग रहे हों? तो कभी कोई ऐसी सर स्थिति पैदा हुई हो, या कोई ऐसा अनुभव जो आपके नाटकों के मंचन से जुड़ा हुआ, जो विशेष और जो पाठकों के साथ आप साझा करना चाहते हो? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नाटक जी। क्या है। जी। नाटक वो नहीं है जो आप पढ़ते हैं, नाटक का टेक्स्ट वो जी। नाटक है ही नहीं। वो नाटक नहीं है। जी। जो आप टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, ये क्लास में पढ़ाया जाता है नाटक पढ़ो, वो जी। नाटक जी। नहीं है। जी। नाटक वो है जो आप देखते हैं। ठीक है। जी। नाटक वो है जो आप देखते हैं। तो नाटक जो है वो एक समूह की कला है ना। जी। एक समूह द्वारा प्रस्तुत कला है, जिसमें नाटककार का एक स्थान है, एक निर्देशक का एक स्थान है, अभिनेताओं का एक स्थान है, जो वेशभूषा बनाता है उसका भी एक रोल है, जो प्रकाश जी। करता है उसका भी एक रोल है, जो मंच सज्जा करता है उसका भी एक रोल है, जो मंच पर झाड़ू लगाता है उसका भी एक रोल है। ठीक है। जी। तो जी। ये एक सामूहिक कला है, ये एक कलेक्टिव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है नाटक, है ना। केवल लेखक का नहीं है। अगर जी। कोई लेखक ये मानता हो कि भाई नाटक तो मेरा ही है, तो जी। ये बात सही नहीं है, गलत बात है ना। नाटक सबको होता है जो नाटक कर रहे हैं। अब जब अच्छा, दो तरह की आर्ट होती हैं, आप जानते हैं। एक तो होती है कि जो इंडिविजुअल आर्ट है, जैसे आप लिख रहे हैं, है ना, आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, आप संगीत बजा रहे हैं, तो इसमें एक व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति काम कर रहा है ना। ये उसकी कला है। लेकिन जब आप एक समूह को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे आप फिल्म बना रहे हैं, है ना, तो फिल्म जी। आप जब बना रहे हैं तो एक समूह आपके साथ काम कर रहा है। तो नाटक में भी जो है वो एक समूह के साथ नाटककार काम करता है। और विशेष रूप से जो निर्देशक है, निर्देशक जो है वो नाटक चुनता है ना, कि मैं ये नाटक करूंगा। क्यों चुनता है? क्यों? इसलिए कि उसको अच्छा लगता है, वो ये समझता है जी। कि अच्छा नाटक। तो यहीं से नाटक की जो टेक्स्ट की प्रामाणिकता है वो तय हो गई कि नाटककार, वो निर्देशक ने उस नाटक को चुना। ठीक है। जी। चुनने के बाद निर्देशक उस नाटक की जो मूल संवेदना है, उस मूल संवेदना को वो बढ़ाने का प्रयास करता है ना। मूल संवेदना कैसे बढ़ती है? लिखे हुए संवाद को अगर मंच के ऊपर अभिनेता बोल रहा है ना, तो मूल संवेदना बढ़ेगी, जी। है ना। जो स्थितियां आपने लिखी हैं वो स्थितियां मंच पर दिखाई दे रही हैं, संवेदना बढ़ेगी, संगीत उसको बढ़ाएगा, प्रकाश उसको बढ़ाएगा, है ना, एक्शन उसको बढ़ाएगा, है ना। तो इस तरह से आपके नाटक की मूल संवेदना का विस्तार करेगा निर्देशक और अभिनेता, आदि आदि, है ना, वो नाटक होगा। अब इसमें यह है कि जब आप किसी एक संवेदनशील, जागरूक, सुसंस्कृत, पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो निर्देशक है, तो निश्चित रूप से उसके अपने भी कुछ विचार होंगे, है ना। जी। जी। आप ये तो नहीं कह सकते कि वो पत्थर है ना। जी। जी। जी।
आपके नाटक की संवेदना को बढ़ाने के लिए उसके भी कुछ विचार होंगे। आप जी आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे नाटक की जो मूल संवेदना है बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहा है। आप कहें हाँ हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, करो, आप करो। है जी जहां आपको ये लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तो आप ये कहोगे कि भाई ये तो बात बनी नहीं। मैं मतलब आप, ठीक है, आपको पूरा अधिकार है कि आप मेरे नाटक की या पात्र की बोले गए एक संवाद को आप किस रूप में बुलवाओ, लेकिन ये है कि जो नाटक का या जो संवाद की मूल भावना है वो तो रहना चाहिए ना, वो इनहेंस हो। वो कम अगर हो गई तो फिर उससे क्या फायदा हुआ, वो तो नाटक खराब हो गया, है ना। जी तो जो इंटेलिजेंट निर्देशक होता है, समझदार निर्देशक होता है, वो इस बात का ध्यान रखता है ना। हबीब तनवीर इस बात का बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नाटक को सफल बनाने के लिए एक नाटक मैंने चुना है तो उसकी जो मूल संवेदना है वो इनहेंस होनी, बढ़नी चाहिए, प्रभाव इसका बढ़े। जो घटिया निर्देशक होते हैं, है ना, नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते तो वो नहीं कर पाते नाटक, है ना। तो मुख्य रूप से ये होता है कि निर्देशक और लेखक के बीच में अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी बेंगलोर में ये नाटक हुआ, जिस लाहौर नहीं देखा, जफर मोहिउद्दीन है, उन्होंने किया, जी बेंगलोर के निर्देशक हैं, बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छा नाटक किया, क्योंकि वो समझे, उन्होंने उसी दिशा में काम किया और मुझसे बहुत सी बातें डिस्कस की जैसे हबीब साहब करते थे। तो इस तरह से होता यही है कि निर्देशक और लेखक के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छा नाटक, जी कोई दिक्कत। अब आप कहेंगे कि दिक्कत आपको कभी हुई, तो मैंने कहा हाँ हुई। एक जी हमारे दोस्त थे, उनके दोस्त थे विजय सोनी, नाटक करते थे, जी विजय सोनी। वो पोलैंड से नाटक का शिक्षण लेकर आए थे, और जी पोलैंड के बहुत मशहूर नाटककार ग्रोतोवस्की के ग्रुप के साथ या उनके किसी और उनके के साथ उन्होंने काम सीखा था नाटक का। तो वो बॉडी नाटक करते थे, मतलब वो शरीर की विभिन्न प्रकार की जो एक्शन क्रियाएं हैं उनसे नाटक करते थे। उन्होंने एक जी मेरा नाटक करने की कोशिश की, तो वो बिगड़ गया। मैंने उनसे कहा भी और उन्होंने माना भी। उन्होंने कहा हाँ, टेक्स्ट वाला नाटक जो है मुझे नहीं करना चाहिए था, ये टेक्स्ट नाटक है, मैं तो बगैर टेक्स्ट के नाटक करता हूँ, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कोई गलत जी बात नहीं है। सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं। तो अब जी ये आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है कि हो गया है। जी अ, चलिए। पिछले दिनों सर सुनने में आया था, चर्चा भी थी कि आपका जो नाटक है गोडसे@गांधी.com, इस हाँ नाटक को राजकुमार संतोषी ने पसंद किया है और उस पर फिल्म बनाना चाह रहे थे। कुछ खबरें भी आई, न्यूज एजेंसियों ने भी कुछ खबरें दी कि वो गोडसे के रोल में राजकुमार राव को कास्ट करना चाहते हैं, गांधी के रोल में नसरुद्दीन शाह को। कुछ चर्चाएं भी हुई। तो लॉकडाउन आया तो अभी फिलहाल इसकी स्थिति को लेकर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो सर, हमारे सभी दर्शक ये हाँ। भी जानना चाहते होंगे कि इस नाटक की या राजकुमार संतोषी जी जो परियोजना पर लगे हुए थे उसकी क्या जी, स्थिति देखिए ऐसा है कि लगभग 90% शूटिंग इसकी हो चुकी है ना। है? जी 10% शूटिंग इसकी बची है। और आप जानते हैं कि आजकल शूटिंग के साथ साथ एडिटिंग भी हो जाती है, एडिटिंग होती जी जी चलती है जी शूटिंग के साथ साथ, है ना। जी जी तो 90% फिल्म बन चुकी है, दस जी प्रतिशत रह गई है, जो अभी मेरे ख्याल से इस महीने में या अगले महीने तक बन जाएगी। जी तो ये काम हुआ है और मैं इसमें गया भी हूँ, मैं मुंबई में भी था, वहां जी भी मैं रहा, शूटिंग हो रही थी, उसके बाद भोपाल में हुई, वहां भी जी मैंने देखा रहा। तो काफी अच्छी फिल्म मेरे ख्याल से बन रही है, काफी दिलचस्प फिल्म बन रही है। और
ये बहुत से सवालों को खड़ा करेगी, बहुत सी जी डिबेट को ये जनरेट करेगी, बहुत से लोग इसको जी पसंद करेंगे, बहुत से लोग हो सकता है नापसंद भी करें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि एक चीज को, या मुश्किल है कि सभी लोग एक चीज को पसंद करें अगर उसमें जी कोई विचार है ना। तो जी ये फिल्म प्रोग्रेस में है। और ये बहुत अच्छी जी बात है कि राजकुमार संतोषी साहब ने विषय को बहुत अच्छी तरह समझा है, और वो उसके जी साथ न्याय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जी। अगर गोपनीयता की कोई समस्या ना हो तो सर, क्या ये मतलब सब जानना चाहेंगे, सब जिज्ञासु भी होंगे, उत्सुक होंगे कि अभिनय सर कौन कौन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वो ये मानते हैं संतोषी साहब जी कि ये जी विषय की फिल्म है ना। जी जी हम जानते हैं कुछ फिल्में संगीत की फिल्में होती हैं, कुछ जी फिल्में जो है एक्टर की होती हैं। जैसे आपने अगर जी आमिर खान को ले लिया, आपने जी। सलमान खान को ले लिया, तो क्या होगा कि वो नायक की फिल्में हो जाएंगी, नायक हाँ, बेस्ड वो है। छा जाएंगे सर, लोग कहानी मतलब दब लोग जाएगी। लोग देखने जाएंगे कि उसमें आमिर खान है ना। जी लेकिन कुछ फिल्में होती हैं विषय की फिल्में, जैसे मान लीजिए जी आर्टिकल 15 था, है ना, जी विषय जी की फिल्म। जी तो आप जी उसमें नायक देखने नहीं जाते हैं, आप उसमें नायक जी देखने नहीं जाते हैं, आप उसमें जी विषय देखने जाते हैं, है ना। जी तो वो मानते हैं कि ये भी जो है वो विषय की फिल्म है, सब्जेक्ट की फिल्म है। तो जी इसमें अभिनेता कोई बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई फर्क जी नहीं पड़ेगा, अच्छा जी जरूर होना चाहिए, अच्छा हो। जी तो जी उन्होंने सर। मराठी के एक बहुत अच्छे रंगमंच जी के कलाकार को गोडसे की भूमिका दी है, जी और गुजराती के स्टेज के मंच जी के गुजराती मंच के एक बहुत अच्छे अभिनेता को गांधी का वो रोल दिया है। और जी दोनों बहुत अच्छे अभिनेता हैं। तो जी ये दोनों इसमें काम कर रहे हैं। तो ये कोई जी बहुत नामी या बड़े अभिनेता इस तरह से नहीं है, जी। है ना, फिल्म के सर हिसाब। राजकुमार, विषय भी सर इसका, नाटक भी चर्चित रहा, और राजकुमार संतोषी खुद में इतना बड़ा नाम है कि सर किसी बड़े अभिनेता के इसका विषय इतना मुकम्मल है, इतने इस नाटक की चर्चा भी किसी बड़े अभिनेता की आवश्यकता भी नहीं थी। और वाह, जरूरी भी था सर, विषय के साथ न्याय ऐसे ही हो सकता था कि कोई इतनी बड़ी स्टारडम ना लेकर आए कि विषय कहीं ना कहीं उसमें नेपथ्य में चला जाए। वाह। तो ये बड़ी एक सर खुशी की बात है कि आज भी हमारे जो एक आरोप लगता रहता है कि साहित्य और सिनेमा या फिर साहित्य पर्दे का कोई संबंध नहीं रहा, उस आरोप को भी ये नाटक खारिज कर रहा है। और इस बात को भी दिखा रहा है कि आज भी सिनेमा जगत में भी ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनकी नजर साहित्यकारों की अच्छी रचनाओं पर है, और उन्हें अगर अच्छी रचनाएं मिल रही हैं तो वो उनको पर्दे तक लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सफल, एक हम बहुत देखिए, सार्थक बातचीत। ऐसी ऐसी कोशिश होनी चाहिए, सही बात, सही जी बात। जी सर, एक बहुत सार्थक बातचीत सर आपसे रही। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार चैट में सर देखते हैं, अगर किसी को कोई कमेंट में कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को लेंगे। देखिए, देखिए, जी देखिए। सर। जी जी सर। सर अमूमन आपके काम को ही सराहा गया कमेंट सेक्शन में, लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि इस नाटक को मैंने वहां पर देखा था और मुझे बड़ा हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा निर्देशन था। लेकिन सर दो प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न क्या? है शेफाली चौबे का। शेफाली जी पूछती हैं कि आज के परिदृश्य में नुक्कड़ हाँ। नाटक की अहमियत पर आप क्या विचार रखते हैं। देखो, ऐसा है कि नुक्कड़ नाटक के संबंध में हमारे यहाँ विचार कम हुआ, हम लोगों ने कम विचार किया। हमने या जी तो उसको पूरी तरह राजनीति के प्रचार का माध्यम बना दिया, या जी हमने उसको आ,
किसी एक पॉपुलर, जैसे मान लो पर्यावरण है, फैमिली प्लानिंग है, ये है वो, इस तरह का हमने उसको विषय दे दिए। हमने जी, गंभीरता से उसके सामाजिक। बारे में सोचा नहीं, है ना। जी। जबकि मैंने देखा आपको कि मेक्सिको में नुक्कड़ नाटक करने वाले जी। जो हैं, वो जो नाटक करते हैं, किस प्रकार से दर्शकों को जोड़ते हैं उसमें, और वो नाटक के बाद पूरे मोहल्ले का दौरा करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं नाटक देखने के लिए। और नाटक के विषय इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक और नाटक करने वाले दोनों, लगता है कि दोनों अभिनेता हैं। दर्शक भी अभिनेता बन जाते हैं, नाटक करने वाले तो वही कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक। तो नुक्कड़ नाटक के पूरे फॉर्म पर, उसके पूरे विषय पर, उसके पूरे फॉर्मेट पर हमारे यहाँ बात हो नहीं पाई। या तो वो बहुत ही एक, जिसे कहना ये स्लोगन वाली राजनीति का शिकार हो गया, या वो एक प्रचार का शिकार हो गया। वो कोई रास्ता उसका बन ही नहीं पाया। तो उसका रास्ता अभी बनना है, ये जी। कहूँगा। जी। दीपक शर्मा जी के एक प्रश्न है कि सर, नाटक के क्षेत्र में महिलाओं का लेखन बहुत कम हुआ है या नहीं के बराबर हुआ है? क्या नाटक लेखन महिलाओं की एक कमजोर कड़ी है या कुछ और? यार ये तो कैसे कह सकता हूँ मैं, ये तो बहुत ही गंभीर बात पूछ ली उन्होंने, है ना। जी। इसके लिए तो कोई ऐसा हो कि जो सर्वज्ञाता हो वही बता सकता है ना। जिसको सब कुछ जी। पता होगा वो आदमी बता पाएगा। तो मुझे तो सब कुछ पता जी। है नहीं, है ना। जी। तो या ये है कि महिला लेखिकाएं बता पाएंगी, है ना। तो मैं क्या कह जी। सकता हूँ यार इसके बारे में, है ना। दिलखुश मीणा का एक प्रश्न है, क्या उपन्यास और कहानी को पर्दे पर लाने के बाद मूल उद्देश्य की प्राप्ति आज भी हो रही है? मतलब प्रश्न थोड़ा सा सर देखिए उलझा हुआ है, देखिए, शायद उनका मतलब कि मैं उपन्यास जहाँ तक का। समझता हूँ ना कि, हाँ, जी। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये पूछना चाहती हैं कि जो उपन्यास या कहानी का जो एक जी। जी। ये जो उसकी इथॉस है, वो फिल्म में बन पाता जी। है कि नहीं, ये पूछना चाहती हूँ। हाँ। जी देखो सर। ऐसा है जी कि सर। जब एक रचना को आप दूसरे फॉर्म में लाते हो ना, तो परिवर्तन जी। तो आवश्यक, परिवर्तन आवश्यक है। जी। जी, स्वाभाविक है। वो परिवर्तन दो दिशाओं में हो सकते हैं, दो दिशाओं में। एक तो सार्थक दिशा में हो सकते हैं, और एक जो है वो निरर्थक दिशा, दोनों में जी। संभव है। ये निर्देशक पर डिपेंड करता है कि वो कैसे कर। कुछ साहित्यिक रचनाओं पर बहुत अच्छे काम हुए हैं, अच्छी फिल्में बनी हैं। कुछ साहित्यिक रचनाओं पर बहुत खराब फिल्में बनी हैं। तो आप जी। इसके बारे में कोई एक ऐसा फैसला नहीं निश्चित। कर सकते कि ऐसे ही होता है या ऐसा नहीं होता। दोनों चीजें हो जी। सकती है ना। दोनों चीजें जी। डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है, ये बात। जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका आप हमारे जनाब, साथ बहुत जुड़े, शुक्रिया। आपने बातचीत की, और लंबी आपके और सारे सफल और देखने सार्थक वालों को बातचीत शुक्रिया। की। अब मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है भाई, बंद करूँ। जी। जी सर। जी सर। ठीक, अच्छा। आप सभी साहित्य प्रेमियों का धन्यवाद। जी।